हेलो क्लास 12, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए जी, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़े थे हम। हाँ जी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने क्या देख लिया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशंस दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग ओवर एन एरिया नॉर्मली। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता था, मतलब एक सरफेस एरिया को कितनी लाइन से चीर के जा रही हैं वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता था। और हमने देखा था वो किन किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और दूसरा किन चीज़ों पे डिपेंड करता था, वो दूसरा इंटेंसिटी पे डिपेंड करता था। बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ। और तीसरा क्या था, उनके बीच के एंगल का। हमने ये भी देखा था दैट फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। दीज आर द थ्री क्वांटिटीज ऑन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स, ई ए एंड थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए क्या है, एरिया वेक्टर, और थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। फॉर्मूला भी हमने ई डॉट ए देख लिया था, डायग्राम से भी समझ लिया था। हाँ, थीटा भाई ये नहीं होता, एरिया का डायरेक्शन ये है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, हाँ। और ई के बीच का एंगल होगा। अब आगे देखने वाले हैं कि अब अगर एरिया मेरे को नहीं मालूम, कोई भी इर्रेगुलर सरफेस आ जाता है, फॉर एग्जांपल ऐसा इर्रेगुलर सरफेस आ जाता है, कोई भी अगर इर्रेगुलर सरफेस आ जाता है इस टाइप का, तो इसका तो एरिया नहीं मालूम ना, इसका तो एरिया नहीं मालूम मेरे को। अब कैसे पता लगाएंगे? हाँ, तो इन 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 सब चीज़ों का देखने वाले हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट इट। सबसे पहले क्या आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड ओवर एन इर्रेगुलर सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड ओवर एन इर्रेगुलर सरफेस। तो मैंने क्या माना कि मैंने प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे ले लिया, आई हैव टेकन अ प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे हियर, हाँ। और एक इर्रेगुलर सरफेस इस तरीके का मान लिया, मैं एक सरफेस मान लिया एस, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रही है, हाँ। डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इस तरीके से है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के द्वारा मैंने दिखा दिया आपको। अब क्या करना है, लेट अस टेक एन इर्रेगुलर सरफेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग, ठीक है। अब मेरे को मालूम है कि यार अगर मेरे पास एरिया नहीं होता था, या पहले भी हमने कर रखा था, पहले भी हमने कर रखा है कि अगर मेरे पास एरिया वेरिया कुछ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं और वहाँ से पता लगा लेते हैं कि छोटा सा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और बाद में उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वही फॉर्मूला, वही तकनीक, वही टेक्निक हम लोग यहाँ भी अपनाने वाले हैं, हाँ। तो मान लिया मैंने एक छोटा सा एरिया कि लेट डी एस बी अ इनफाइनेटिजिमल स्मॉल एरिया। तो ये छोटा सा एरिया मान लिया। अब ये छोटा सा एरिया तो यहाँ से छोटा सा फ्लक्स ही पास करेगा, हाँ। तो डी फाई बी द इनफाइनेटिजिमल स्मॉल फ्लक्स, ठीक है। और मेरे को मालूम है फाई इक्वल्स टू ये कॉस थीटा होता है, तो डी फाई, अब छोटा सा एरिया है ना, छोटा सा एरिया तो छोटा सा फ्लक्स भी होगा, तो डी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। देखो, फाई की जगह डी फाई, ई की जगह ई, ए की जगह डी एस, और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, हाँ। अब in order to calculate flux over the whole surface, what we will do, we will integrate the above equation. Obviously बात है, we are going to integrate equation 1, तो इंटीग्रेट कर दिया भाई साहब। डी फाई क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा ही रहेगा। इसको हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल कहते हैं, इसको साइक्लिक इंटीग्रल कहते हैं। बस अपने दिमाग में इतना रखिए कि ये भी एक टाइप का इंटीग्रल होता है, जैसे पुराना होता है ना इंटीग्रल, वैसे ये भी होता है, बट हल्का सा डिफरेंस होता है। आई विल टेल यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल, हाँ। इन सब का कहीं एक मेरे को अगर कहीं टाइम मिलेगा तो आई विल टेल यू, बिकॉज इसको थोड़ा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, हाँ। ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बट मेरे को, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा दूसरा देख रहे हैं, हाँ। तो बस इतना समझिए कि एक इंटीग्रेशन ही है और कुछ नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, हाँ। और ई डी एस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। भाई ए बी कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखते थे ना जी। तो ठीक वैसे ही ई डी एस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, हाँ। अब आप लोगों को लग रहा हो कि भाई ई बाहर आ जाना चाहिए, ई को तो बाहर आ जाना चाहिए बिकॉज ई इज कॉन्स्टेंट। नो, द वैल्यू ऑफ ई इज नॉट कॉन्स्टेंट, बिकॉज ई डिपेंड्स अपॉन आर स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर पे डिपेंड करता है ना भाई,
और अब आर पे डिपेंड करता है, तो ये बताओ क्या सारे डिस्टेंस सेम है क्या? यहाँ पे सारे डिस्टेंस सेम नहीं है ना, बिकॉज इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस। तो अगर सारे डिस्टेंस सेम नहीं है तो क्या ई कांस्टेंट है क्या हर पॉइंट पे? नो, इट इज़ नॉट कांस्टेंट। दैट्स वाई वी विल नॉट टेक ई आउटसाइड द इंटीग्रेशन, विल कीप इट इनसाइड। एज वेल एज कॉस थीटा इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। थीटा क्या था? थीटा ई और ए के बीच का एंगल था, ई और डी एस के बीच का एंगल। अब यहाँ पे एरिया का कुछ और डायरेक्शन होगा, ई का कुछ और है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये ई का ये डायरेक्शन, डी एस का ये डायरेक्शन। डी एस क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये छोटा सा सरफेस इसके परपेंडिकुलर, ये छोटा सा सरफेस इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस परपेंडिकुलर। पर यहाँ पे ई का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है, देखो। तो थीटा हर जगह अलग अलग है भाई साहब, थीटा का हर जगह अलग अलग है, बिकॉज ई का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन दोनों अलग अलग है। तो उनके बीच का एंगल भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो कॉस थीटा को भी बाहर नहीं ला सकते और डी एस को तो बाहर लाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो आपका फाई क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले के तहत, इस फॉर्मूले के थ्रू यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग ओवर एन एरिया और यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस वॉज द होल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अ लॉ और अ थ्योरम नोन एज गॉस लॉ। हाँ, गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये रहा गॉस लॉ। देखिए गॉस लॉ क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सरफेस इंटीग्रल, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसको मेन लिखना है आपको। हाँ, देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब गॉस लॉ बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। गॉस लॉ किसके बारे में बताता है? गॉस लॉ भी मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बताता है कि एक सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। हाँ, पर ये हमारे पास कुछ अलग चीज़ बताता है। ये बताता है कि अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है और इसके अंदर चार्ज कितना है? Q है, मान लेते हैं Q है, तो इससे कितनी फ्लक्स पास करेंगे, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। तो बताता है फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज 1 upon epsilon naught टाइम्स 1 upon epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज। कितना चार्ज? इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, लिख दो, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये सरफेस है, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? Q। तो 1 upon epsilon टाइम्स Q। अगर इसके अंदर यहाँ पे मान लेते हैं एक और प्लस चार्ज रहता, प्लस Q, तो Q और Q क्या हो जाता? 2Q। तो यहाँ पे मैं 2Q लिखता। हाँ, पर अभी सिंपल Q के बारे में ही बात करेंगे हम लोग। समझ में आएगी नहीं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? Q upon epsilon naught होता है, Q upon epsilon naught। Q यहाँ पे क्या है? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और अंदर क्या है? वैक्यूम है भाई साहब, वैक्यूम है, तभी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आया है। अगर कोई और मटेरियल होगा तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन m लिख देंगे, कोई और मीडियम होगा तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। अब नेक्स्ट क्या है कि जो गॉस लॉ है ना, इसको हर जगह नहीं लगा सकते। वी कैनॉट अप्लाई गॉस लॉ एवरीवेयर। सो उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस बांधे कहाँ पे लगाना है और कैसे कैसे लगाना है गॉस लॉ को। दैट इज, देखो फाई एक हमने पहले पढ़ा, फाई हमने कैलकुलेट करना सीखा, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। दैट्स क्वाइट अ वेरी लार्ज फार्मूला और क्वाइट डिफिकल्ट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इट। ये ई डी एस, पहले डी एस कैलकुलेट करो, फिर ई करो, फिर उसका इंटीग्रेशन करो, पता नहीं इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है। और गॉस लॉ ने कितना काम इजी कर दिया, सिंपल सा बोल दिया भाई साहब कितना होता है? Q टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है। कहाँ गया ससुरा? इधर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। समझ में आ रहा है? तो ये लेट अस टॉक अबाउट इट। तो देखो गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सर्फेसेस। तो गॉस लॉ वहीं लगाएंगे जहाँ पे कि आपको क्लोज सरफेस मिले। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये क्लोज सरफेस है, तो कितनी लाइन से निकल रही है वो मेरे को पता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर यहाँ पे अनक्लोज्ड है ना,
मतलब पूरा क्लोज नहीं है, तो यहाँ से कितनी लाइनें निकल जाएंगी मेरे को नहीं पता चलेगा। हाँ, इसीलिए यहाँ पे इनवैलिड हो जाता है क्या, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सर्फेसेस, क्योंकि मेरे को कैलकुलेट करना है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट उनके लॉ में था, और यहाँ पे क्या है, गैप है। अब गैप में से कितनी लाइंस निकल रही है कितनी नहीं निकल रही आपको कैसे मालूम, वी डू नॉट नो दैट। दूसरा, ऑल द चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस इज कंसिडर्ड, ऑल द चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस इज कंसिडर्ड, आउटसाइड चार्जेस आर नॉट कंसिडर्ड इवन दे मेक फ्लक्स। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ वही चार्ज लेना है, ये जो क्यू आप है ना, ये क्यू वही लेना है जो इस सरफेस के अंदर हो। अब मैं इसको पहले ही बना लेना चाहिए यार, वीडियो बन नहीं पाया एक्चुअली, बना रहा था पर पता नहीं क्या हो गया यार। देखो क्या है, मेरे पास ये सरफेस है, हाँ, अंदर चार्ज क्यू है, तो इससे तो फ्लक्स बनेगा। मैंने आपको डायग्राम में बता दिया, सिंपल सी बात है, डायग्राम भी आपको दिख रहा है, फ्लक्स बन रहा है भाई। तो वही कैलकुलेट हमने किया। अब बाहर भी एक चार्ज है, तो क्या ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा होगा, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा। देखो ऐसे चीरता हुआ जा रहा है, तो क्या इस सरफेस को चीरता हुआ नहीं जा रहा है क्या, चीरता हुआ जा तो रहा है, तो हम इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे, इस वाले को क्यों नहीं काउंट कर रहे, आउटसाइड द क्लोज सरफेस, सिर्फ अंदर वाले को क्यों काउंट कर रहे हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट इट। सो आउटसाइड चार्जेस आर नॉट कंसिडर्ड इवन दे मेक फ्लक्स। देखो क्या है, अब ये जो बाहर वाला चार्ज था इस सरफेस के अंदर आया, यहां पे अंदर आ रहा है, उसको प्लस मान लिया मैंने, तो बाहर भी तो चला गया मैडम या फिर सर, यानी कि +1 अंदर आया तो -1 बाहर भी तो चला गया। सो +1 -1 0। यहाँ पे अंदर आया बाहर चला गया, यहाँ अंदर आया बाहर चला गया, यहाँ पे अंदर आया बाहर चला गया। सो फ्लक्स तो बना रहा है, पर एज अ होल क्या हो जा रहा है, 0। समझ में आ रहा है, इसीलिए बाहर के चार्ज को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अंदर के करते हैं। अंदर तो सिर्फ बाहर ही जा रहा है ना, अंदर का चार्ज तो सिर्फ बाहर ही जा रहा है, तो वो तो काउंट होगा ही होगा। तो इसीलिए y = Q/ε0। फिर तीसरा, वी यूज गॉस लॉ वेयर देयर इज सिमेट्री बिटवीन ई एंड ए। हम लोग गॉस लॉ वहीं यूज करते हैं जहाँ पे सिमेट्री हो ई और ए के बीच में। ये सिमेट्री का मतलब मैं बताऊंगा कि ये ई ये क्या होता है, ये आगे जब हम लोग प्रूफ करेंगे, आगे डेरिवेशन करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है। एक और, गॉस थ्योरम फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। गॉस थ्योरम फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब यहाँ भी 1/r² कुछ होता है, पर फॉर्मूला में तो दिख नहीं रहा r², दिखा देंगे अभी आपको। हाँ, इनवर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। नेक्स्ट क्या आता है आपका, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो देखिए, सपोज देयर बी एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q सिचुएटेड एट द सेंटर O ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस R। तो ये एक स्फीयर मान लिया मैंने, इसका रेडियस कितना है, R है, और सेंटर इसका O है, और O पे कितना चार्ज है, +Q चार्ज है। कितना चार्ज है, +Q। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दर्द वाली बात नहीं है। हाँ, देखिए एक पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो मैंने लिख दिया E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है। नाउ लेट अस सपोज अ स्मॉल एरिया एट पॉइंट P। एक पॉइंट P माना मैंने, पॉइंट P पे क्या माना, एक स्मॉल एरिया माना। ये स्मॉल एरिया कितना है, ds है। ये स्मॉल एरिया कितना है, ds है। समझ में आ रहा है, सच दैट द डायरेक्शन ऑफ E and A इज सेम। देखो ये छोटा सा एरिया है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, यही तो होगा इसका डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड। हाँ, तो ये A का डायरेक्शन है, क्या है, A का डायरेक्शन ये, और E का भी तो रेडियली आउटवर्ड ही होता है, तो E का भी डायरेक्शन क्या है, यही है। और तो E और A के बीच का एंगल कितना है, 0, दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो देर देखो d∅ = क्या हमने देखा, हमने तो ये पढ़ा ना, d∅ = वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, और ADS को हम लोग क्या लिखते हैं, ADS cos थीटा। अब पूरा फाई कैलकुलेट करना है तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। हाँ, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0। तो देखो d∅ क्या बन गया, फाई। E क्या है, हर जगह हर पॉइंट पे सेम है ना। देखो वहाँ पे सेम नहीं था, इरेगुलर वाले में सेम नहीं था ही, पर यहाँ पे तो हर जगह सेम है ना, बिकॉज R इज सेम। तो अगर R सेम है तो E भी बाहर आ जाएगा, और cos 0 1 होता है, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ds, और इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, s यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया। हाँ, तो E डॉट s आया। आगे कहाँ किया था भाई,
ई डॉट एस आया। अब देखो ई की वैल्यू हमको मालूम है इक्वेशन नंबर 1 से 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एस क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ अ वॉल्यूम, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना दिया जाता है 4πr²। देखो 4πr², 4π गुजर गए, r² गुजर गए, तो क्या बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ व्हाट, गॉस लॉ। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे।